Normally, people who are specialized with this branch are specialized with the alignment of teeth, and it's not just the alignment of teeth, but also helping patient to achieve facial aesthetic. If there is any jaw deformity, they help to correct that jaw deformity. I think बचपन से मीन्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ यू आर ऑन डेथ बोर्ड. अगर किसी आदमी को एक दूसरे से हमको डिफ्रेंशिएट कर सके, उनकी पर्सनालिटी डिफ्रेंशिएट कर सके, तो वो स्माइल ही एक ही चीज़ है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि जो नॉर्मली 13-14 एज में आते हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको बताया जाता है कि अगर ऑर्थोडोंटिस्ट से जाना है तो सब दांत आने के बाद जाना. बट उस समय में ऑलरेडी जॉ की डेवलपमेंट पूरी हुई होती है. ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास ज़्यादा ऑप्शंस कम होते हैं. आप देखा जाता है कि आजकल बहुत छोटे बच्चों में 2 से 3 साल के बच्चों में भी कैविटीज का केरीज का प्रॉब्लम बहुत सारा आ जाता है. बहुत ज़्यादा है. मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे बच्ची के दांत तो बहुत वाइट थे, एकदम परफेक्ट. हम घर में सब लोग उसको अप्रिशिएट करते, क्या दांत दिख रहे हैं. पर अचानक वो 3-3.5 साल की हो गई और अचानक दांत काले कैसे पड़ गए. तो उसको 2 टाइम ब्रश करवाते हैं, फिर भी दांत कैसे काले पड़ गए. इन सब पेरेंट्स को मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ. तो आज के सीन में ब्रेसेस के कुछ इम्प्रूवमेंट बदलाव आए हैं, लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं, या अभी सीन कैसा है ब्रेसेस के बारे में? सो डेफिनेटली दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और बिकॉज हम दांत टेढ़े मेढ़े तो सीधा करने के लिए काफ़ी सारे रीजंस होते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि एस्थेटिक ये रीज़न हो गया कि दिखने के लिए हम दांत सीधे कर ले. तो सबसे बेस्ट एडवांटेज जो इनविजिबल अलाइनर का कि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया. बेसिक टेक्नोलॉजी में फ़र्क है. ब्रेस इज़ अ पुल टेक्नोलॉजी जो दांतों को पुल करके अलाइन करता है, और अलाइन इज़ अ पुश टेक्नोलॉजी, और डेफिनेटली पुश फोर्स ये थोड़ा फास्टर होता है. सो उसके कारण ट्रीटमेंट का टाइम काफ़ी कम. संधिवात के कारण पेन होता है, पर वो पेन दोनों जॉइंट में होता है. बट ये बहुत लेस कॉमन है, बिकॉज यहाँ के जॉइंट को संधिवात होना ये बहुत कम चीज़, रेयर होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जॉइंट में पेन होना ये रीज़न होता है बाइट के कारण. तो एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट हम फाइंड आउट करते कि बाइट में इशू क्या है, उस बाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, एंड ताकि जॉइंट पे पेन कम हो सके. एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे का गहना होती है, पर क्या यह मुस्कान उतनी ही प्यारी लगेगी अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हों? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना क्यों ज़रूरी है, और इन सब से कैसे बचा जा सकता है, और आपके दांतों की ट्रीटमेंट सही और कब लेनी है, और बचपन से ही आपको डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत ही ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए. बचपन में ही समय रहते ऑर्थोडोंटिस्ट को मिलना क्यों ज़रूरी है, और सही ट्रीटमेंट लेने के फ़ायदे क्या है, और इन्हीं सारी बातों को हम आज जानेंगे हमारे आज के पॉडकास्ट में बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में. और जिस खास शख्सियत से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं वो है फेमस ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर मिलिंद दरड़ा, जो कि स्माइल डिज़ाइनर के नाम से भी जाने जाते हैं. इन्होंने ना सिर्फ अपने पेशेंट्स के टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया है, बल्कि बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ इनके स्माइल को एक अलग ही पहचान दी है, ताकि हर एक इंसान कॉन्फिडेंटली स्माइल कर सके. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से. सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो. डॉक्टर मिलिंद, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका स्वागत है. Thank you so much, Mukesh and Rashmi, for inviting me for such a important show. I think it will help a lot of people to understand importance of dental health. Thank you so much. तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक आम डेंटिस्ट और एक ऑर्थोडोंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है? डेंटिस्ट जिसकी डिग्री को बोलते हैं बैचलर इन डेंटल सर्जरी, BDS, जो नॉर्मली 4+1 5 साल का कोर्स होता है. उसके बाद 3 साल का प्रोग्राम होता है. अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसमें ऑर्थोडोंटिक इज़ वन ऑफ द ब्रांच, एंड जिसमें जो डिग्री आपको हासिल होती है जिसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटल फेशियल ब्रांच बड़ी, जो MDS डिग्री होती है. Normally, people who are specialized with this branch are specialized with the alignment of teeth, and it's not just the alignment of teeth, but also helping patient to achieve facial aesthetic. If there is any jaw deformity, they help to correct that jaw deformity. So overall, it is a branch which is related to the aesthetic, improving smile and aesthetic of the patient. And it is become very popular and very famous, and a lot of doctors, a lot of people who wants to become an orthodontist. सही. तो आपके हिसाब से लेकिन एक
परफेक्ट स्माइल एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी और क्यों ज़रूरी होती है? आई थिंक स्माइल इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीबडीज़ लाइक. अगर मुझे आप पूछोगे तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं सबसे पहले वो मेरी स्माइल देके आधे टाइम में वो रिलैक्स फील करते हो. आई थिंक बचपन से मीन्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ यू आर ऑन डेथ बोर्ड. अगर किसी आदमी को एक दूसरे से हमको डिफ्रेंशिएट कर सके, उनकी पर्सनालिटी डिफ्रेंशिएट कर सके, तो वो स्माइल ही एक ही चीज़ है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. हम स्कूल में जब होते हैं तो टीचर से अप्रिसिएशन मिलना है, अगर हम कॉलेज में हो तो अच्छे फ्रेंड्स बनाना है, हमको अच्छी जॉब में हमको पोजीशन चाहिए हमको, या फिर शादी में एक अच्छे रिलेशनशिप अपने को डेवलप करने हो, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्माइल नॉट ओनली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस बिकॉज पर वो रिलेशनशिप को मजबूत करने का काम करती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम स्माइल करते हैं उससे सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन, जो एक वेल बीइंग फील करवाता है अपने को, एक कॉन्फिडेंट फील करवाता है अपने को, और ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करता है. और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि स्माइल हम कम कर रहे हैं. हम पुराने ज़माने में जब हम एक साथ घर में बैठते थे दादा दादी सबका, और जो जोर जोर से हम हंसते थे, हम वो आज हंसी दिखते ही नहीं आज किसी में. आर्टिफिशियल स्माइल ज़्यादा होती है, नेचुरल कम होती है. राइट, एब्सोल्युटली. हम आजकल स्माइली का जमाना है, जो हम व्हाट्सएप पे स्माइली करते हैं. पर जब अगर हम नॉर्मल हम स्माइल करते हैं हम ऑल द टाइम, जो हमारे जो फेशियल मसल होते हैं उनका काम बढ़ जाता है और वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और दे एक्ट एज ओरल जिम्नास्टिक थिंग्स जो अपने फेस को तो मजबूत करने का काम करते हैं पर ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशंस को भी लॉन्ग टर्म के लिए इंटैक्ट रखते हैं. तो स्माइल इज नॉट ओनली जस्ट टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो इम्प्रूव योर फेशियल एस्थेटिक्स. राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट थिंग. आई थिंक वी कांट लिव विदाउट स्माइल. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. सो डॉक्टर मिलिंद, एक आम इंसान की जिंदगी में ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल किस एज से शुरू हो सकता है? काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि जो नॉर्मली 13-14 एज में आते हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको बताया जाता है कि अगर ऑर्थोडोंटिस्ट से जाना है तो सब दांत आने के बाद जाना है. बट उस समय में ऑलरेडी जॉ की डेवलपमेंट पूरी हुई होती है. ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास ज़्यादा ऑप्शंस कम होते हैं बिकॉज वो जॉ को अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको करेक्ट नहीं कर सकता है, या दांत बहुत टेढ़े मेढ़े तो उसको प्रीमोल एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं टू अलाइन द टीथ. ट्रीटमेंट पॉसिबल है बट यू गेट अ लिमिटेड रिजल्ट. बट अगर वो जब दांत परमानेंट टीथ नए आते हैं, सो उम्र का 8-9 एज है जहाँ पे थोड़े बहुत परमानेंट टीथ आ गए, तब अगर वो फर्स्ट विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट को करता है, इम्पॉर्टेंट उस टाइम में ऑर्थोडोंटिस्ट ये फाइंड आउट करता है कि दांत का जो आने का जो टाइम टेबल है बराबर है क्या नहीं. सेकेंडली वो देखता है कि अगर टाइम टेबल में कुछ इश्यूज है तो क्यों इश्यूज है, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, और सिंपल प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पेशेंट्स को बताता है जिससे आने वाले दांत ये ज़्यादा परफेक्ट आ जाए, ताकि बाद में जब ट्रीटमेंट कम से कम करनी पड़े और पेशेंट को कम से कम खर्चा आ जाए. सही समय पे आना जरूरी है. एब्सोल्युटली. सो राइट एज इज 8 to 9 जब दांत आ रहे ऑलरेडी, सो फर्स्ट विजिट टू एन ऑर्थोडोंटिस्ट तो बनता है. सो डॉक्टर मिलिंद, आपने अभी बताया एवरी चाइल्ड हुज एज ऑफ 8 to 9, उस एज से उन्होंने ऑर्थोडोंटिस्ट को जाके मिलना चाहिए. तो उस एज के बच्चों में, उससे थोड़े छोटे या उसी एज के बच्चों में लिप बाइटिंग है, थंब सकिंग है, माउथ ब्रीदिंग है, ऐसी काफ़ी सारी आदतें देखी जाती है. या तो वो ड्रैग होती है, वो लोग उसे करेक्ट नहीं करते, बट क्या ऐसी आदतों का उनके दांतों के स्ट्रक्चर पे, उनके जॉ लाइन के स्ट्रक्चर पे कुछ असर होता है? नॉर्मली दांत टेढ़े मेढ़े होना या फिर जॉ में कुछ डिस्क्रिमेंसी होना, ये 2 रीज़न के कारण होता है. एक होता है जेनेटिक, एक होता है कुछ लोकल फैक्टर्स. जेनेटिक को आप बाजू में रख दो. लोकल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने जो पूछा उसमें है थंब सकिंग, लिप बाइटिंग, माउथ ब्रीदिंग. ये 3 चीज़ें हैं जो चीज़ के कारण अपने जॉ के स्ट्रक्चर में और दांतों के पोजीशन में फ़र्क पड़ता है. उम्र के 3-4 साल, जब बच्चा 4-5 साल का है तब तक छोड़ दो. अगर किसी को थंब सकिंग टीथ आने का समय होता है जो 5-6-7 साल का समय होता है, तब तक अगर ये हैबिट कंटिन्यू है, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट नॉट ओनली टीथ, दांत थोड़े आगे आ जाएंगे, जॉ थोड़ा नैरो हो जाएगा, नीचे का जॉ पीछे रह जाएगा, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट इन सच केसेस. जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था मुझे कि कब विजिट करना चाहिए, पर कुछ ऐसे हैबिट्स हो तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के 5, 6 या 7 के एज में मिलना चाहिए, ताकि ऑर्थोडोंटिस्ट विल यूज अ डिफरेंट अप्लायंसेस टू स्टॉप दैट हैबिट. इसको बोलते हैं हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस, ताकि पेशेंट का जॉ वापस नॉर्मल हो सके. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
और इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं जॉ डिसफिगरमेंट के या दांत टेढ़े मेढ़े होने के? जॉ डिसफिगरमेंट के और दांत टेढ़े मेढ़े का सेकंड रीजन इज जेनेटिक। अगर फॉर एग्जांपल मम्मी के या डैडी के दांत आ गए हैं, या फिर आपके नानी के साइड से या दादा के साइड से दांत आ गए हैं टेढ़े मेढ़े, कभी किसी के दांतों का साइज़ बड़ा होता है, तो ऐसे केसेस में ज़रा हाई चांसेस कि जॉ का साइज़ छोटा है और दांतों का साइज़ बड़ा है, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दैट इज़ वन रीज़न। ये जेनेटिक पार्ट हो गया। पर लोकल फैक्टर ने आपने जैसे पूछा क्या क्या और रीज़न है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है दांत टेढ़े मेढ़े होने का कि दूध के दांतों में कैविटीज़ होना। सो जो दूध के दांतों में कैविटीज़ हो जाते हैं तो उससे कारण दांतों गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है या दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कारण गम्स ये रबरी हो जाते हैं। सो जो परमानेंट टीथ आते हैं, जो जिनका काम होता है मिल्क टूथ को धीरे धीरे रिजॉल्व करो, यानी उसको डिजोल्व करो और ऊपर सही स्ट्रेट लाइन में आ जाओ। पर अगर दूध के दांत में कैविटीज़ है, उसमें इन्फेक्शन है, तो आने वाला परमानेंट टीथ ये गम्स रबरी होने के कारण सेम डायरेक्शन में नहीं आता और टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है। सो कभी कभी हम मम्मी डैडी बोलते हैं कि यार दूध के दांत है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कैविटी है ना, ठीक है ना, परमानेंट टीथ आएंगे। पर परमानेंट टीथ आएंगे, पर देर आर चांस दैट परमानेंट टीथ के कुछ धब्बे पड़े होंगे बिकॉज ऑफ कैविटी इन द मिल्क टूथ, और परमानेंट टीथ टेढ़े मेढ़े आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। सो दैट इज अनदर मेजर रीजन टू हैव इरेगुलर परमानेंट टीथ। अनदर रीजन टू हैव इरेगुलर परमानेंट टीथ इज कि दूध के दांत जल्दी गिर जाना। अगर किसी रीज़न के कारण दूध के दांत जल्दी, यानी कोई ट्रॉमा लग गया, दांतों पे गिर गया, दांत जल्दी गिर गया और कैविटी के कारण दांत मिसिंग हो गए, मुंह में दांत ही नहीं, तो आने वाले परमानेंट टीथ टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। सो देयर आर फ्यू रीजन, देयर आर मेनी मोर रीजंस, बट देयर आर थ्री मोर इंपॉर्टेंट रीजन: जेनेटिक, हैबिट्स एंड कैविटीज। कैविटीज़ की मैं आप बात, जैसे आपने बात की कि अभी आप देखा जाता है कि आजकल बहुत छोटे बच्चों में 2 से 3 साल के बच्चों में भी कैविटीज़ का, केरीज का प्रॉब्लम बहुत सारा आ जाता है। बहुत ज़्यादा है, बराबर। तो वो उसका रीज़न क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे बच्ची के दांत तो बहुत वाइट थे, एकदम परफेक्ट, हम घर में सब लोग उसको अप्रिशिएट करते, क्या दांत दिख रहे, पर अचानक वो 3 साढ़े 3 साल की हो गई और अचानक दांत काले कैसे पड़ गए, और हम तो उसको 2 टाइम ब्रश करवाते हैं फिर भी दांत कैसे काले पड़ गए। इन सब पेरेंट्स को मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बच्चे को रात में दूध पिलाते हो? और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका आंसर होता है यस। अच्छा। आइदर मदर जो बच्चा 1.5 साल का है, 1 साल का है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है रात में, क्योंकि क्या होता है आजकल फैमिली में काफ़ी स्ट्रेस तनाव रहता है बिकॉज ऑफ जॉब, हम मल्टीटास्किंग काम करते रहते हैं, तो रात में हम जब सोते हैं और जब बच्चा जब टैंट्रम करता है, रोता है, तो मम्मी को आदत है कि जल्दी से उसको कुछ पिला दो, तो कभी कभी फीडिंग करते ही वो सो जाती मम्मी बिकॉज थकी रहती हो, तो बच्चे के मुंह में दूध रहता है। अच्छा। या फिर बॉटल मुंह में रख दी तो वो भी दूध मुंह में रहता है, और वो मुंह में जो दूध रहता है उसमें कार्बन, मुंह में रख के ऐसी मम्मी सो जाएगी, बच्चा भी सो जाएगा। यस एब्सोल्यूट, बच्चा सो जाएगा, मम्मी सो जाएगी, कॉमन नहीं है। हमने जब बच्चे छोटे थे अभी ये चीज़ की हुई, पर क्या हो जाता है कि वो जो दूध जो मुंह में जमा हो जाता है उस दूध में होता है कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है एसिड, और वैसे मिल्क टूथ सॉफ्ट होते हैं। इसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज, एंड दिस इज अ वेरी कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हैविंग कैविटीज। लेकिन काफ़ी अभी बहुत छोटे जैसे बच्चे हैं तो रात को रोना, उनको जब तक वो दूध नहीं पीते तब तक वो शांत ही नहीं होते, तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस केरीज को भी अवॉइड किया जाए और बच्चे को भी तकलीफ ना हो। बच्चे का भी पेट भर जाए। क्वेश्चन बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये तो बता दिया, पर कैसे उसको क्या करना चाहिए वो बताना बहुत जरूरी है। सी इसमें 2 ही आंसर्स है मेरे। एक आंसर है कि यू हैव टू स्टॉप मेक देम टू ड्रिंक मिल्क एट नाइट। कुछ भी हो जाए रात में दूध पिलाना अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बोल दिया और इमीडिएटली कल इम्प्लीमेंट हो गया। इसके लिए आपको हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी बच्चे की, कि मेक श्योर दैट कि वो कितना भी टैंट्रम करे, थोड़ा मदर को पावरफुल बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नाइट्स हैबिट्स लगानी पड़ेंगी, रात को सोने से पहले चाहे तो उसको दूध पिलाओ और उसको ब्रश कराओ, या फिर उसको कॉटन घुमाओ उसके गम्स के ऊपर ताकि कैविटीज़ नहीं हो। ये काम करो एक। और सेकेंडली, कितना भी रात में नींद में टैंट्रम करे बच्चा, मदर को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि उसको दूध नहीं पिलाना है। इन केस, चलो आई एम सेइंग दैट कि ये एक दिन में नहीं होगा, इसको करने में हमको 3, 4, 6 महीने लग सकते हैं, पर तब तक आपको लग रहा है कि मुझे एक ट्रेन करना है बच्चे को, ये नाइट हैबिट ट्रेन करनी है, तब तक आपको लगता है कि कुछ रीज़न के कारण आपने उसको रात में फिर भले दूध पिला दिया उसको,
एक चीज़ करनी है आपको कि आपके बेड के बाजू में आपको एक बॉटल में पानी रखना है, और सेकेंडली और एक बाउल में आपको एक छोटे से बाउल में आपको गीला कॉटन रखना है आपको, ताकि इन केस आपने दूध पिला भी दिया, बिकॉज उस दिन आप बहुत थक गए हो, अभी आपके पास पेशेंस नहीं रहा है कि बच्चा रो रहा है और अभी मैं उसको हैंडल नहीं कर सकती हूँ, तो उस समय में आपको भले आप उसको दूध पिलाते हो तो सेकंड बॉटल से आप उसको पानी पिलाओ, ताकि मुंह में जो दूध बना है वो पूरा वो फ्लश हो जाए, साफ हो जाए, फ्लश हो जाए। एंड सेकंड थिंग आपको ये करना है कि जो गीला कॉटन है, जो गीला कॉटन आपने जो बाउल में रखा है, उस कॉटन को लो और गम्स पैड है तो गम्स पैड पे उसको पूरा कॉटन को घुमाओ, या दांत है तो दांत पे घुमाओ, ताकि कुछ भी छोटे से मिल्क के अगर कुछ छोटे से पॉइंट रह जाते तो वो नहीं रहे, ताकि कार्बोहाइड्रेट नहीं बने और दांत खराब नहीं हो। दो ही चीज़ें फॉलो करो, आई थिंक इट विल हेल्प। बट इन द एंड मैं कहना चाहता हूँ कि ये हैबिट्स आपको कंपलसरी बंद करनी पड़ेगी। तो ये माँ को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा तो समझेगा नहीं, लेकिन माँ की ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, जैसे हमने भी बात तो की कि केरीज हो गए, दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, अभी टेढ़े मेढ़े दांतों का सीधा करना ब्रेसेस हम लोग लगाते हैं आमतौर पे, तो काफ़ी सालों पहले ब्रेसेस का इतना चलन नहीं था, लोग इस्तेमाल करना डरते थे, बहुत से रीजंस थे। राइट। तो आज के सीन में ब्रेसेस के कुछ इम्प्रूवमेंट, बदलाव आए हैं, लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं, या अभी सीन कैसा है ब्रेसेस के बारे में? सो डेफिनेटली दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और बिकॉज हम दांत टेढ़े मेढ़े तो सीधा करने के लिए काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि एस्थेटिक ये रीज़न हो गया कि दिखने के लिए हम दांत सीधे कर ले, ओवरऑल ब्रशिंग अच्छा हो जाए, गम्स इन्फेक्टेड नहीं हो जाए, दांतों में कैविटीज़ नहीं हो, इसके लिए भी सीधे दांत होना बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये एजुकेशन आज बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लोगों को मालूम पड़ गया, हाँ, नहीं था अवेयरनेस, लोगों को मालूम पड़ गया कि अगर मुझे हेल्दी गम्स चाहिए, हेल्दी टीथ चाहिए, प्रॉपर फंक्शन चाहिए मुझे दांतों में, एंड प्लस एस्थेटिक चाहिए, तो दांत सीधा करना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन का सेकंड आंसर ऐसा है कि अगर डेफिनेटली कि पहले दिखने वाले ब्रेसेस थे तो थोड़ा लोगों को ऑकवर्ड फील होता था, कॉन्शियस फील होता था, रेगुलर मंथली विजिट जो चाहिए था वो करने में लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में सिंसियरली करते थे, पर बाद में डेंटिस्ट के पास जाने में वो इतना रेगुलर नहीं जाते, इसी कारण ट्रीटमेंट का टाइम काफ़ी लंबा रहता था। सो आजकल इनविजिबल ब्रेसेस, इट्स कॉल्ड प्लास्टिक अलाइनर्स, जो काफ़ी एडवांस है, दे आर कस्टमाइज टू द पेशेंट टीथ एंड बोन, वो अवेलेबल है, जिसने लोगों का लाइफ आसान कर दिया। सो लॉट ऑफ पेशेंट नाउअडेज ऑप्टिंग फॉर अलाइनर्स, क्योंकि इनविजिबल है, कंफर्टेबल है, लेस पेनफुल है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि पेशेंट्स are because they got educated because of awareness, and second because invisible aligner है तो lot of patients are opting for them। ये ट्रीटमेंट जो है इनविजिबल ब्रेसेस का, ये लगभग कितने महीनों का या साल का होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, या ब्रेसेस से तो ऑफकोर्स महंगा होता होगा? यस। पर फिर भी लगभग कितना महीना लग जाता होगा, कितने महीने में टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे? सो आपको इसमें गुड न्यूज़ बताना है आपको मुझे, क्योंकि ब्रेसेस के बारे में लोगों के दिमाग में था कि अगर ब्रेसेस लगाऊंगा ना 3-4 साल उसको लगाते घूमूंगा। मैं काफ़ी पेशेंट बोलते हैं मैं 8वीं कक्षा में था तब ब्रेसेस लगाए, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ फिर भी ब्रेसेस कंटिन्यूड है। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज जो इनविजिबल अलाइनर का कि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गए। बेसिक टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। ब्रेसेस अ पुल टेक्नोलॉजी जो दांतों को पुल करके अलाइन करता है, और अलाइन इज अ पुश टेक्नोलॉजी, और डेफिनेटली पुश फोर्स ये थोड़ा फास्टर होता है, सो उससे कारण ट्रीटमेंट का टाइम काफ़ी कम हो गया है। सेकंड चीज़ क्या है, कस्टमाइज है। पेशेंट के हम क्या करते हैं, एक्सरेज लेते हैं, फेस स्कैन करवाते हैं, स्माइल का एग्जैक्टली फाइनल पोजीशन क्या हो ये डिटरमाइन करते हैं। सो कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा होने के कारण ना एग्जैक्टली फोर्स क्या देना है उस एज में, उस टूथ के पोजीशन में, ये डिटरमाइंड है फर्स्ट डे से। उसके कारण अलाइनर्स ट्रीटमेंट का टाइम कितना लगेगा, फर्स्ट डे से पेशेंट को मालूम है कि ट्रीटमेंट 1 साल में खत्म होगा, 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट, जो ब्रेसेस में क्या था, हम 2 साल के बाद ही पेशेंट में डॉक्टर कितना टाइम लगेगा, बोलते कि और 3-4 महीने लगेंगे, और ऐसे करते ट्रीटमेंट का टाइम 2 से 3 साल भी बन जाता था। पर अलाइनर में बिकॉज इट इज़ सो कस्टमाइज, ट्रीटमेंट टाइम ये एग्जैक्टली मालूम है। सो जो पेशेंट में छोटे से गैप से दांतों में ट्रीटमेंट 6 महीने में खत्म हो जाता है, जिस पेशेंट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो इसको 1 से 2 साल भी ट्रीटमेंट लगता है, बट दिस इज ऑलमोस्ट 50% फास्टर दैन द कन्वेंशनल ब्रेसेस। अच्छा, सो दैट्स वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दैट। अच्छा, ये अलाइनर्स जो होते हैं तो ये आमतौर पे लोगों का ये मानना है कि इसमें एक्सपेंसेस बहुत जाते हैं, खर्चा बहुत होता है। राइट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई खर्चा है या कम है, ज़्यादा है, कैसा है?
सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि स्माइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। आप अगर आप कार खरीदने जाओ तो वो एक्सपेंस है। वाई इट इज़ एक्सपेंस? बिकॉज उसको आप 3-4 साल यूज़ करोगे उसको आप, और डिप्रेशन आपका बढ़ता जाएगा आपका, और उसको आप यू विल बाय अनदर कार। बट स्माइल इज एन एसेट। आपने एक बार आपको स्माइल मिल गई, को लाइफ लॉन्ग कैरी करना है। आपको। इट्स विल नॉट ओनली मेक यू फील कॉन्फिडेंट, पीपल अराउंड यू जो आपके स्माइल को देख रहे हैं, दे ऑल्सो विल फील कॉन्फिडेंट। सो ये इन्वेस्टमेंट है आपका। यस, डेफिनेटली अगर आप ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करोगे तो ट्रीटमेंट कॉस्ट विल बी वेरी लेस, बिकॉज ब्रेसेस इटसेल्फ इज अ चीपर ऑप्शन एंड यू गोइंग टू गेट हैव अ गुड स्माइल। बट अगर आप वर्किंग हो, आप प्रोफेशनल्स हो, और आप चाहते हो कि मेरे ब्रेसेस किसी को दिखे नहीं, यू वांट समथिंग विच इज़ फास्टर, पेन कम हो, तो बेस्ट ऑप्शन इज अलाइनर्स। Why it is expensive? Because we have to import it from other countries. Though I, as an orthodontist, also make my own aligner. I have my own aligner company, ताकि पेशेंट को कम से कम कॉस्ट पड़े अलाइनर में। बट सर्टन केसेज जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, उसमें हमको अलाइनर्स मैन्युफैक्चरिंग यूएस से इम्पोर्ट करते हैं, तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। बट आई वुड लाइक टू से दैट कि ये दैट इज़ नॉट अ कॉस्ट, दैट स्टिल इज एन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स वर्थ ऑफ द मनी वॉट यू इन्वेस्ट, बिकॉज द स्माइल आपको जो मिलने वाली है लाइफ लॉन्ग कैरी करने वाली। वी हैव EMI ऑप्शन जिसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट कर सकते हो, या यू कैन गो विद आवर ओन अलाइनर, या अगर आपको लगता है कि बहुत चीप ऑप्शन चाहिए, यू कैन स्टिल गो विद ब्रेसेस। बट इम्पॉर्टेंट इज दैट अचीविंग दैट फाइनर स्माइल, ताकि आप स्माइल कॉन्फिडेंटली। पैसा खर्चा होने और खुद के ऊपर खर्चा नहीं किया तो इतना कमाकर फायदा क्या होगा? यस यस, यू गोइंग टू गेट अ स्माइल जो आपको कॉन्फिडेंट फील करेगी, आपके गम्स हेल्थ इंप्रूव करेगी, आपका बाइट इंप्रूव करेगी, ताकि आप दांत लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे सही बात। हेल्दी वे में। सो इट्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक एज होता है कि इसी एज के लोग कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर एज के बाद ब्रेसेस या अलाइनर्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। बिकॉज काफ़ी सारे पेशेंट जो एडल्ट होते हैं, जिनको ट्रीटमेंट करने की बहुत इच्छा होती है, उनको लगता है कि मेरे दांत आ गए यार, मैं तो अभी भी कॉन्शियस फील करता हूँ मेरे स्माइल के बारे में, बचपन में करना था पर सम रीज़न कारण मैं कर नहीं पाया, और उनको लगता है कि यार इस एज में पता नहीं ट्रीटमेंट पॉसिबल है क्या नहीं। बट रश्मि जी, आपको बताना चाहता हूँ कि नाउ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का कोई एज लिमिट नहीं है। देयर इज सो मच कस्टमाइजेशन हैज हैपेंड इन टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर। इन एनी एज ऑर्थो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ दादा और दादी, बिकॉज उनके पोती ने बताया कि दादी तेरे दांत आगे है गैप से, मैंने ट्रीटमेंट करवाया, तू भी करवा। Okay. और इन्होंने ट्रीटमेंट कराया जिनका एज 65-70 है। कैन यू बिलीव दिस? सो एज इज नो मोर लिमिट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपका गम कंडीशंस और बोन का कंडीशन ये हेल्दी होना चाहिए। सो हम कोई भी ओल्डर पेशेंट आते हैं तो उनका हम गम्स कंडीशन और बोन कंडीशन एनालाइज करते हैं एंड ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। बट जो एक 15 साल पहले 10% लोग एडल्ट पेशेंट ट्रीटमेंट करवाते थे और ट्रीटमेंट टाइम काफ़ी बड़ा रहता था, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के समय में 40% एडल्ट्स आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट्स। एंड पीपल हु आर सोशली एक्टिव, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो बड़े बड़े पोस्ट पे है, जो कुछ रीज़न कारण बचपन में उनको मालूम नहीं था इसलिए ट्रीटमेंट नहीं करवाई उन्होंने, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन तभी नहीं ठीक थी इसलिए नहीं करवाई, या फिर ब्रेसेस के बारे में उनको लग रहा था कि यार कौन ब्रेसेस पहनेगा इसलिए ट्रीटमेंट नहीं करवाई, वो सब लोग आज ट्रीटमेंट ऑप्ट करें बिकॉज ट्रीटमेंट इज पॉसिबल एट ऑल एजेस। सो देयर इज नो एज लिमिट। अच्छा, एक छोटा सवाल था, आप फिल्में देखते हो? यस। तो आपके हिसाब से कौन से हीरो हीरोइन को ज़रूरत है आपके ट्रीटमेंट की? अभी तो मोस्ट ऑफ द हीरो हीरोइंस जो है उन्होंने उनके दांत सीधे करवाए उन्होंने, है दिमाग में? हाँ, बट आई विल टेल यू देयर आर 2 पीपल जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वन इज अक्षय कुमार। अच्छा। बट उस अक्षय कुमार ने उसकी पर्सनालिटी में इतना चेंजेस लाए, बदलाव लाए कि वो दांत इतने मालूमात नहीं करते। बट आपको बताना चाहता हूँ अक्षय कुमार की एक सबसे बड़ी खासियत उसका स्माइल। उसका स्माइल में जो एक कॉन्फिडेंस दिखता है, एक जो रिफ्लेक्ट होता है स्माइल में कॉन्फिडेंस, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो दिखते हैं, उसके कारण दांत उसके टेढ़े मेढ़े भी है तो इतने उसके पर्सनालिटी को मैटर नहीं करते उसके, बिकॉज स्माइल इज अ फर्स्ट थिंग, देन कम्स अदर प्रॉब्लम्स। बट ठीक है, उसके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े नहीं, माइनर टेढ़े मेढ़े है। एंड सेकंड इज अजय देवगन। अजय देवगन की अगर आप प्रॉपरली उसको नोटिस करेंगे तो नीचे का टेढ़े मेढ़े, पहले काफी फिल्म्स में देखा गया था, अभी रिसेंटली तो नहीं ध्यान में आया। अभी उसने कुछ कॉस्मेटिक करवाएगा पर उसके दांत, बिकॉज एन ऑर्थोडोंटिस्ट मेरा इमीडिएटली ध्यान जाता है कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको सबसे ज्यादा किसकी स्माइल अच्छी लगती है? किसमें? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में, या आपको किसकी स्माइल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? नहीं, आई थिंक आई विल जस्ट गिव एन आंसर दैट पीपल हु स्माइल विद एक्सप्रेशंस
Exactly. It doesn't matter how good alignment has been done, but if you are an expressive smile, whoever smile it has been, it एक looks good. मासूमियत झलकनी चाहिए आपकी Yes, स्माइल में. yes, absolutely, absolutely. Smile is a very important expression. I'll tell you, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके दांत थोड़े से टेढ़े होते, स्लाइटली इरेगुलर होते, बट दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर स्माइल. उनको लगता है यार जिंदगी रुक गई मेरी, तो बात करने में कतराते हैं. उनके ओवरऑल फेस पे एक पर्सनैलिटी में एक थोड़ा सा वीकनेस दिखने में आता है बिकॉज एक दांत टेढ़ा है. बट आई ऑल्सो गेट अ पेशेंट जिनके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं बट दे आर स्माइलिंग कॉन्फिडेंटली. सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ डू यू फील अबाउट इट. अगर आपको आप अपने आप को कैसे देखते हो वो भी ज़रूरी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ये स्माइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन. दांत टेढ़े मेढ़े हो नहीं हो, बट अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ इट. आपको लग रहा है आप कॉन्शियस फील कर रहे हो टेढ़े मेढ़े दांत होने के कारण, यू शुड फील एन ऑर्थोडोंटिस्ट. आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियस नहीं फील कर रहे हो तो यू मे नॉट नीड एन ऑर्थोडोंटिस्ट, बट यू नीड एन ऑर्थोडोंटिस्ट अगर वो टेढ़े मेढ़े दांत के कारण आपके गम्स पे असर पड़ रहा है, आपके बाइट पे असर पड़ रहा है, आपके जॉइंट पे असर पड़ रहा है, तो यू नीड एन ऑर्थोडोंटिस्ट. बट आप फिर भी स्माइल कॉन्फिडेंटली कर रहे हो देन यू मे नॉट नीड. जैसे भी आपने जॉइंट्स की बात, मैं वही उसी पे आने वाला था कि दांतों को ठीक करने के अलावा जबड़े पर भी काम करना पड़ता होगा. किसी का जबड़ा बड़ा छोटा हो या कोई दर्द हो जॉइंट्स में वगैरह, तो ये केस आप कैसे डील करते हैं? सो एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट हम सिर्फ दांत टेढ़े मेढ़े सीधा करना ये काम नहीं करते हम, बिकॉज डेफिनेटली दैट इज़ और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम करते. बट एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट हम ओवरऑल फेस को एनालाइज करते हैं कि फेस का बैलेंस कैसे है, वो फेस का बैलेंस के टीथ के बैलेंस से मैच करता है क्या. तो वो प्रॉपरली हम फेस एनालिसिस करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि लिप प्रोपोर्शन बराबर है क्या, ओवरऑल फेस के वन थर्ड जो हेड फोर हेड नेजल स्पेस लोअर हाइट ऑफ द फेस ये मैच कर रहा है क्या, जॉ आगे पीछे है क्या, किसी पेशेंट का जॉ आगे रहता है किसी का पीछे रहता है. अगर पेशेंट ग्रोइंग एज में है जो नॉर्मली 9 to 12 13 है, जो प्यूबर्टी के पहले का एज पेशेंट है, इसका हम जॉ का पोजिशन फेशियल हाइट इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी सर्जरी. वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्यूबर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि विदाउट डूइंग सर्जरी देयर आर सर्टन काइंड ऑफ फंक्शनल अप्लायंसेज वी यूज दिस जो पेनलेस होते हैं, जिसके कारण फेशियल हेल्थ फेशियल फॉर्म हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि फेस ज़्यादा बैलेंस लगे हम. अगर पेशेंट एडल्ट है जो अराउंड 17 है 16 है 15 है या उसके प्लस 18 के प्लस जो है और उनके जॉ में कुछ डिफॉर्मिटी है तो उनको सर्जरी करके हम फेशियल बैलेंस इंप्रूव करते हैं. दैट्स अ पॉइंट नंबर 1 जो आपका फर्स्ट पार्ट आंसर है इसका. सेकंड आपने पूछा कि जॉइंट यानी जॉ को जो अटैच जॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसका काम होता है जॉ को ओपन और क्लोज करना. और ये हम दिन भर करते हैं. हमको बात करनी है, हमको स्माइल करनी है, हमको कुछ खाना है, हमको यॉर्निंग करना है, हमारा जॉ कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है. इस जॉइंट के ऊपर कभी कभी पेन होता है और ये मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न इज़ दैट यू हैव अ डीप बाइट. कुछ पेशेंट में फंक्शनल बाइट जो दांतों का पोजीशन होता है प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर बाइटिंग नहीं होता है, पीछे के दांत एक्सेसिवली बाइट करते हैं पेशेंट्स कुछ, या आगे ओवर बाइट ज़्यादा होता है. ये पेशेंट में नॉर्मली जॉइंट दर्द करता है. मोस्ट ऑफ सच पेशेंट जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ खराबी होती है या कैसे होता है? सो अगर एक्सेसिव बाइटिंग फोर्स है फ्रंट में या फिर प्रॉपर इम्बैलेंस बाइट में है, यानी एक साइड से आप ज़्यादा चबा रहे हो एक साइड से नहीं चबा रहे हो या फिर कुछ इंटरफेरेंसेस है बाइट में आपके, तो इसका डायरेक्टली प्रेशर आपके जॉइंट्स पे आता है. तो जॉइंट में एक डिस्क होता है, उसको बोलता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्क. ये डिस्क होता है, इसके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है और डिस्क कॉम्प्रेस हो जाता है. उसको सप्लाई करने वाला जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कम हो जाता है, इसी कारण जॉइंट में पेन होना शुरू होता है. ओके. सो ये किस पेशेंट में कभी कभी आवाज़ करता है क्लिक करके, क्योंकि डिस्क डिस्प्लेस नहीं होता है प्रॉपरली, कोऑर्डिनेट नहीं करता है. सो आवाज़ आना या फिर आवाज़ के साथ पेन होना, कभी कभी आवाज़ आना ये नॉर्मल है पर बहुत आता है तो पेशेंट को डिस्टर्ब करता है. पर पेन होना जॉइंट में ये सबसे एबनॉर्मल चीज़ है. दैट मीन्स समवेयर आपका बाइट में कुछ इश्यू है. कुछ पेशेंट में संधिवात के कारण पेन होता है पर वो पेन दोनों जॉइंट में होता है, बट ये बहुत लेस कॉमन है बिकॉज यहाँ के जॉइंट को संधिवात होना ये बहुत कम चीज़ रेयर होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जॉइंट में पेन होना ये रीज़न होता है बाइट के कारण. सो एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि बाइट में इशू क्या है, उस बाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, एंड ताकि जॉइंट पे पेन कम हो सके. तो इस ट्रीटमेंट में
जैसे आपने पता कि अगर सर्जरी नहीं करनी है तो कोई डिवाइसेस होते हैं या कोई अप्लायंसेस आप यूज़ करते हो, या किस तरह से आप इसे डील करते हो? सो जो पेशेंट्स, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको टेम्परामेंटल जॉइंट पेन होता है उनको मालूम ही नहीं होता किसके पास जाए. मीन्स आपको बताता हूँ, कल ही सुबह मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि यार मेरे लड़की का जॉइंट में पेन है और लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए, काफ़ी दर्द होता है उसको, तो स्पेशली खाना खाते हुए पेन बहुत बढ़ जाता है उसका. एंड मैं ऑलरेडी ENT के पास गया, मैंने ऑर्थोपेडिक के पास गया, मैंने MRI करवाया, बट दे कुडंट गिव अ सोल्यूशन. तो मैं किसके पास जाऊँ अभी बताओ. मैं घर में हूँ, ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, पर घर वाले लोगों को मालूम तो नहीं कि यही चीज़ ऑर्थोडोंटिस्ट लोगों को पता नहीं होती कि Yes. जॉइंट के प्रॉब्लम के लिए जाए किसके पास जाया किसके पास जाए. जाए. बराबर है, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑर्थोडोंटिस्ट ये डेंटिस्ट है, ये सिर्फ क्या दांत का करेगा, काम करेगा, दांत का joint काम का नहीं. या करेगा. कान के पास दर्द है इसलिए वो लोग ENT ENT के के पास पास जाएंगे. राइट, एब्सोल्युटली. सो ऑर्थोडोंटिस्ट बेसिकली, या डेंटिस्ट इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, ये बेसिकली ये ट्रेनिंग लेते हैं फर्दर टू एनालाइज द वाई जॉइंट इज हैज अ पेन. सो दे फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट कॉज क्या है, कि इज इट बिकॉज ऑफ ऑक्लूजल इंटरफेरेंस, बाइट में इंटरफेरेंस है, या फिर बाइट डीप है, या फिर मसल्स जो जॉइंट को अटैच्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये संधिवात है. सो फर्स्ट दे फाइंड आउट द कॉज एंड बेस्ड ऑन द कॉज दे फाइंड आउट ट्रीटमेंट क्या है. सो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जिस पेशेंट को हमको लगता है कि ऑक्लूजल इंटरफेरेंस या बाइट या फिर मसल में प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को हम सबसे पहले उनका पेन रिलीव करते हैं. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉज बेस्ड ऑन एक्सरेज, बेस्ड ऑन द बाइट, बेस्ड ऑन उनका ओवरऑल ईटिंग कैसे, उनका मैटर कैसे, उनके बाइट में दांतों का पोजीशन चेंज करते हैं. बेस्ड ऑन दैट हम एक अप्लायंस डिज़ाइन करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट या जॉ स्टेबलाइजिंग स्प्लिंट. अच्छा. ये स्प्लिंट्स हम पेशेंट को देते हैं ताकि पहले सबसे पहले उनका पेन रिलीव करें, बिकॉज ये पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, दे आर डिस्टर्ब. कुछ पेशेंट मैंने देखे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो ऐसे पेशेंट्स को हम सबसे पहले उनका पेन रिलीव करते हैं बाय ट्राई टू फाइंड द कॉज बिहाइंड द प्रॉब्लम एंड देन गिवन अप्लायंस विच कैन हेल्प टू रिलीव देयर पेन, जिसको कम से कम 2 महीने या 3 या 6 महीने तक टाइम जाता है इसमें, ताकि उनका पेन रिलीव हो जाए बाय स्टेबलाइजिंग देयर जॉ. वंस द पेन इज बिन रिलीव्ड, देन हम इस पेशेंट्स को आइदर उनका बाइट, अगर छोटा प्रॉब्लम है तो बाइट एडजस्ट करते, बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हम ब्रेसेस से ठीक करें ताकि ये परमानेंटली ये प्रॉब्लम चला जाए. सो दैट्स वे वी वर्क इट आउट. ग्रेट. अभी हम स्माइल के बारे में बात कर रहे थे, आपने एक्सप्रेशंस की बात करी. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि गुस्सा उनका बहुत कॉमन एक्सप्रेशंस होता है. मतलब गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन उनको देखते तो दे आर क्लिंचिंग देयर टीथ, दे आर ग्राइंडिंग देयर टीथ. हम मराठी में कहते हैं दांत ओट खाने. पता नहीं उनको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, हो क्या रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बट वो एक एक्सप्रेशन के साथ क्लिंच करते, दांतों को ग्राइंड करते. तो क्या उसका असर होता है दांतों की हेल्थ पे? सी एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट नाउअडेज हम इतने बिजी हो गए अपने डे टू डे शेड्यूल में, सुबह से रात तक मीन्स 10-12 घंटे हम काम करते हैं. उसके बाद जब घर जाते हैं हम, तो नॉर्मली हम वो डिजिटल अपना एसेट 6 इंच का या फिर बड़ा टीवी स्क्रीन है अपना 60 इंच का जो अपने घर में रहता है, उसके सामने बैठ जाते हैं. तो ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग इज दैट हम जो एक स्लीप होती है, जो एक स्लीप का पैटर्न होता है, जो नॉर्मली 8 घंटे की नींद चाहिए, और उस नींद में नॉर्मली अपना ओवरऑल बॉडी रिजुविनेट होता रहता है, बट हमारा स्लीप का पैटर्न कम होते जा रहा है. हम देख रहे हैं कि आजकल हम सोते हैं जो 4 या 5 घंटे सोते हैं, बिकॉज हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है. हमको लगता है ये भी करना है, हमको सीरीज भी देखना है, हमको मूवी भी देखना है, हमको काम भी, अपने को रात में मेरा काम जो दिन का काम है उस काम को भी कंप्लीट करना है. ये सब चीज़ों में हम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अपने लाइफ का है स्लीप, इस स्लीप को हम डिप्राइव कर रहे हैं. तो एक बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ रीम स्लीप मीनिंग जहाँ पे हम डीप स्लीप में जाते हैं, जब हमारे सबकॉन्शियस साइकिल्स है वो साइकिल्स को क्लियर करने का काम करते रहते, बॉडी को ओवरऑल एनर्जाइज करने का काम कर रहे थे. ये डीप स्लीप का टाइम पीरियड कम होते जा रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट टाइम पीरियड कम होते जा रहा है, कम टाइम में बॉडी को तो ओवरऑल अपने बॉडी में जो कचरा जमा है उसको क्लियर करना ही है, तो कम टाइम में बॉडी कचरा क्लियर करने की कोशिश करती है. उस कोशिश में कभी कभी हम हैबिट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ग्राइंडिंग. ओके. बिकॉज उस टाइम पे हम मसल्स को पूरा टाइट करते हैं और ग्राइंडिंग चालू होते हैं. ये नॉर्मली डीप स्लीप में ये चीज़ होती है. तब बॉडी वॉन्ट्स टू एलिमिनेट डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज फ्रॉम द बॉडीज, बट वो कभी कभी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है.
और जब हम क्लिंच करते हैं तो उस क्लिंच में जब मसल्स टाइट करते हैं तो उस टाइटनेस के कारण दांतों का वेयर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज डेफिनेटली इनामल ये सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है अपने बॉडी में, बट ये जो बाइटिंग फोर्स रात में जो क्लिंचिंग का होता है ये इट गोज टू 2 किलोग्राम, इट्स नॉट इवन 50 ग्राम 100 ग्राम, इट गोज टू 2 किलोग्राम। बाप रे। सो ये हेवी जब क्लिंचिंग फोर्स दांत के ऊपर जब पड़ जाता है तो दांतों का वेयर चालू होता है, और वेयर होने के कारण ओवरऑल अपना फेशियल हाइट कम हो जाता है, ओवरऑल अपना ओवरबाइट होना शुरू होता है। ये पेशेंट में कभी कभी दांतों में सेंसिटिव होना शुरू होता है और कभी कभी दांत टूटने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। सो देयर इज अ ब्रेक विद द टीथ, अच्छा, और देयर आर क्रैक इन द टीथ। सो इट्स अ मोस्ट not dangerous habit, I'll say that, and one of the major cause of that habit is deprivation of sleep or excessive stress. Two अच्छा। reasons. तो फिर इसको हैंडल करना हो तो क्या किया जाए? सिंपल, मेरे लास्ट जवाब में ही उसका वापस सेकंड जवाब है कि दैट वी नीड अ गुड स्लीप। स्ट्रेस कम करो, अच्छी नींद लो। वी नीड एटलीस्ट 8 hours स्लीप्स, ताकि वी गेट इनफ रीम स्लीप, ताकि एक्सेसिव स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड को पैदा नहीं करने पड़े अपने इश्यूज को, अपने ओवरऑल बॉडी को रीजुवेनेट करने के लिए। जितना स्लीप पैटर्न अच्छा रहेगा उतना स्ट्रेस कम रहेगा, जितना स्ट्रेस कम रहेगा उतना चांसेस ऑफ क्लिंचिंग इज बिन लेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट नॉर्मली सबकॉन्शियस माइंड जितना दिन में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा उतने इनकम्प्लीट साइकिल ज़्यादा रहेंगे, उतने इनकम्प्लीट साइकिल ज़्यादा रहेंगे, उतना सबकॉन्शियस माइंड को क्लियरेंस ज़्यादा करना पड़ेगा, उतना उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा एक्सेसिव। तो जितना स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा अपना, वो उस हिसाब से ये चांसेस ऑफ ग्राइंडिंग विल बी लेस पॉइंट। और बाद में सबकॉन्शियस माइंड ये हैबिट में कन्वर्ट करता है। अगर ये कंटिन्यूस हैबिट है फॉर 2-3 months, देन वी यूज समथिंग कॉल्ड अ नाइट गार्ड। ये एक डिवाइस होता है जो पेशेंट को रात में लगाना होता है, ताकि पेशेंट जब ग्राइंड करे तब वो ग्राइंडिंग नहीं हो। इसके 2 एडवांटेज होते हैं। एक होता है बिकॉज देयर इज अ गार्ड बिटवीन द 2 teeth, वेयर नहीं होगा, दांतों का नुकसान नहीं होगा। सेकंड, सबकॉन्शियस माइंड जब कोशिश करेगा क्या ग्राइंड करने की तो उसको फील नहीं आएगा, ग्राइंडिंग का फील उसको फील नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली कम कर देगा, डिफरेंट हैबिट, सही, इट शिफ्ट टू डिफरेंट रोल टू कैरी आउट दैट चेंजेस। सो वी हैव टू यूज अ नाइट गार्ड व्हिच इज कॉल्ड हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस फॉर क्लिंचिंग एंड ब्रुक्सिज्म। सो बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा। अगर हम कॉज को एलिमिनेट करें, स्ट्रेस को कम करें, नींद बड़ी अच्छी ले, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये कोई जेंडर या प्रोफेशन के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक होता है कभी? So when a patient comes to our clinic, we have seen that almost 65% to 70% patients are females. फीमेल्स पे ज़्यादा तो Because overall थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर मल्टीटास्कर्स, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, बाकी सारी चीज़ें भी संभालनी है, तो ओवरऑल स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ों ग्राइंडिंग इज़ वेरी कॉमन इन द फीमेल। So we see females are more prone to such kind of problems. ओह, अच्छा, जैसे हमने अभी टेढ़े मेढ़े दांतों की बात की, जबड़े के जॉइंट्स की भी बात की हम लोगों ने। अभी अक्सर देखा जाता है ऐसा है कि जब कुछ बच्चे पैदाइशी उनको यहाँ गैप होता है, जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। राइट। तो ये क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है, और इसमें हम बच्चों को हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको बता कि मुझे खुशी हो गई कि हम काफ़ी सारे क्लेफ्ट पेशेंट ट्रीट करते हैं। दूर दूर गांव से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और हम वी आर स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग क्लेफ्ट पेशेंट्स। और हम ये भी बात बताना चाहता हूँ कि हम दैट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम मिनिमम कॉस्ट में ये क्लेफ्ट पेशेंट ट्रीट करते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हैविंग क्लेफ्ट क्यों बनता है, लिप में कट होना या फिर टाड़ू में कट होना, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये वन ऑफ द रीजन इज अ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो पैलेट और लिप को जो बनने का एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है, यानी रुक जाता है। सेकेंडली, कोई अल्कोहल एक्सेसिव कंजम्पशन होता है प्रेगनेंसी में, या फिर सिगरेट स्मोकिंग होता है प्रेगनेंसी में, तो ये चीज़ें अगर होती है तो चांसेस ऑफ क्लेफ्ट लिप पैलेट इज मोर। बट अपने इंडिया में हमने देखा है कि ये कॉमन कॉज है न्यूट्रिशन। प्रॉपर सही तरह आहार अगर प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं तो उसका कॉमन रीज़न है कि ये जो एट द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी जो नॉर्मली पैलेट एक दूसरे को कनेक्ट करता है या लिप्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, वो नहीं हो पाते, सो क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है। एंड इसकी ट्रीटमेंट बर्थ से शुरू हो जाती। वी सी सो मेनी पेरेंट्स। कितने महीनों बाद शुरू करनी पड़ ट्रीटमेंट? नॉर्मली एट द टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो बच्चा पैदा होता है
क्लेफ्ट लिप पैलेट वाला, वो मम्मी डैडी के लिए बड़ा शॉक होता है। तो ऐसे समय पे उनका काउंसलिंग करना, ये काम हम करते हैं। सेकंड चीज़ हम करते हैं, उनको महसूस करवाते हैं कि ये बच्चा सही हो सकता है, और उनको कुछ केसेस दिखाते हैं कि ये लिप्स सीधा हो सकता है, पैलेट करेक्ट हो सकता है, दांत जो टेढ़े मेढ़े होने वाले होते हैं वो सीधा हो सकते हैं। बट इस समय सबसे बड़ा एक चीज़ हम वहाँ पे इंटरवेन करते हैं कि ये मदर फीडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज पैलेट और नोज ये एक दूसरे कनेक्ट होता है। सो फीडिंग करने जाएंगे तो दूध नाक से बाहर आएगा, तो हम उनको फीडिंग प्लेट्स बनाते हैं उन बच्चों को। अच्छा। तो जो बच्चा 6-7 डेज का होता है, 8 डेज का होता है, उन बच्चों में हम सबसे बड़ा इंटरवेंशन वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, बनाना फीडिंग प्लेट्स, ताकि मदर उन बच्चों को फीड कर सके अच्छी तरह। और जैसे मदर फीड करेंगे तो सबसे पहला उनका मदर का सेटिस्फेक्शन लेवल की एक फर्स्ट फील हो जाता है कि यार ये सही हो सकता है। सेकेंड, लिप सर्जरीज ये पेशेंट में जो बच्चा 10 महीने का होता है तब हम उनके लिप सर्जरीज करते हैं। हम मीन्स ओरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उनके लिप सर्जरी करके लिप्स को अलाइन करने का काम करते हैं। और उसके बाद इन बच्चों की ट्रीटमेंट चालू होती है। ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती है फॉर 13-14 ईयर्स ऑफ एज। सो एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट वी आर इन्वॉल्व फ्रॉम अ बर्थ टिल दे बिकम 14-15, ताकि उनके दांत सही हो जाए, उनका बाइट सही हो जाए। सो वी अलॉन्ग विथ प्लास्टिक सर्जन, अलॉन्ग विथ स्पीच थेरेपिस्ट, हम तीनों मिला के एज अ यूनिट हम इनके ऊपर काम करते हैं। तो ये दांत वापस आ सकते हैं नॉर्मल उन केसेस में पोस्ट सर्जरी? पोस्ट सर्जरीज इनके दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बट एज एन हमारा रोल क्या है, दांतों को सीधा करना। जॉ अगर नैरो है तो उसको एक्सपांड करना, तो हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होते ताकि आने वाले दांत है उनको प्रॉपर सीधा करे, जॉ नैरो है उसको वाइड करे, ताकि उनको सेम स्माइल मिले जो नॉर्मल पेशेंट्स को। जैसे बच्चों की बात निकली है तो और एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों में उनकी जो वॉइस क्वालिटी रहती है तो वो कभी नाक से साउंड करती है, कभी अलग आवाज़ आती है, तो ये फोनेटिक्स, ये प्रॉब्लम्स की वजह दांत भी है या कुछ और है? वेरी गुड क्वेश्चंस। काफ़ी पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े होना या जॉ नैरो होना या फिर बाइट ओपन होना, दैट्स कॉल्ड ओपन बाइट, इसके कारण स्पीच में प्रॉब्लम आ सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम उनको लगता है कि ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम है। डेफिनेटली स्पीच को इम्प्रूव करना स्पीच थेरेपिस्ट का काम है ही, बिकॉज दे आर द वन दे फाइंड कि एग्जैक्टली साउंड में फेरिंग्स में कुछ इशू है, लैरिंग्स में कुछ इशू है या फिर रेजोनेंस में कुछ इशू है। बट आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर आपके जॉ नैरो है, आपको ओपन बाइट है, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत आगे है, दांत जॉ नैरो है, तो स्पीच कैन बी अ प्रॉब्लम। सर्टन काइंड ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट प्रोनाउंस प्रॉपरली, या एयर लीक होगा बाहर, तो आपने जैसे पूछा कि फोनेटिक्स विल नॉट बी राइट। सो डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट को तो मिलना है आपको, उनसे आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है, पर अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू मीट एन ऑर्थोडोंटिस्ट, ताकि एक प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करें। टेढ़े मेढ़े है तो उसको सीधा करे, जॉ नैरो है तो उसको वाइड करे, ताकि उससे कारण अगर स्पीच में फॉल्ट है तो उसको करेक्ट करे। सेकंड वर्क कैन बी डन बाय स्पीच थेरेपिस्ट। सो ऑर्थोडोंटिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टीथ एंड द जॉ अलाइनमेंट। अपार्ट फ्रॉम जैसे स्पीच हो गया, स्ट्रेस, स्लीप, ये भी बात हुई, इनके अलावा भी टेढ़े मेढ़े दांतों का हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे कुछ असर है जो आप हमें और हमारे ऑडियंस को एडिशनली बताना चाहेंगे? जैसे मैंने भी पढ़ा है, सुना भी है, और कि दांतों की वजह से हमारे ओवरऑल हार्ट पे हो या ऐसे चीज़ों पे असर हो जाता है, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, वेरी राइट क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू से दैट कि लोगों को डेंटिस्ट यानी क्या सिर्फ दो दांत को कैविटी है तो फिलिंग करने वाला डॉक्टर, या डेंटिस्ट मीन्स दांत निकालने वाला डॉक्टर, इतनी ही परिभाषा मालूम है, इतना ही डेफिनेशन मालूम है। उनको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक दो दांत नहीं हो मुंह में, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर क्या दांतों में कैविटी हो गया, सिर्फ रूट कैनल करके कैप करके उसको क्लियर करेंगे, जब दांत में पेन होगा तब देखेंगे। किसी के गम्स में ब्लीडिंग होते रहता है, पर ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट बिकॉज दांत दर्द नहीं कर रहे। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ओरल कैविटी इज़ अ महाद्वार ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। इट्स अ एंट्री पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। अगर यहाँ पे अगर सब कुछ हेल्दी है ना तो आपका बॉडी हेल्दी है, पर यहाँ पे अगर सब कुछ डिस्टर्ब है, अगर गम्स में इन्फेक्शन है या दांतों में कैविटीज़ है या कुछ दांत मिसिंग है, तो या दांत टेढ़े मेढ़े है जैसे आपने बताया वैसे, तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर ओवरऑल योर बॉडी। कैसे? अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं आपके तो आपके स्माइल आप प्रॉपर नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, तो ओवरऑल आपको पर्सनैलिटी में इशू आ जाएगा। सो योर मेंटल पर्सनैलिटी, द कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी
विल बी स्लाइटली लो, दैट्स अ पॉइंट नंबर 1. बट आपको दांत में कैविटी है, गम्स में इन्फेक्शन है, बिकॉज टीथ ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू योर हार्ट, ओके, are connected to your overall your body. आप अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट बाईपास करता है या एंजियोप्लास्टी करता है तो सबसे पहले डेंटिस्ट का कंसेंट लेता है. अगर लिवर रिप्लेसमेंट करना हो या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो तो किडनी स्पेशलिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट फर्स्ट कंसेंट लेता है डेंटिस्ट का कि पहले देखो कि डेंटल हेल्थ ठीक है क्या. अगर नी रिप्लेसमेंट करना है, नी तो कहाँ हो गया, नीचे हो गया, पर नी भी रिप्लेसमेंट करना है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन फर्स्ट डेंटिस्ट के पास भेजता है कि रूल आउट करता है कि दांत सही है क्या, बिकॉज दे ऑल नो अ रिलेशनशिप बिटवीन टीथ हेल्थ एंड द बॉडी हेल्थ. अगर दांत कुछ मिसिंग है आपके मुंह में, अगर कुछ दांत नहीं है तो ओवरऑल ईटिंग अफेक्ट करेगा. सी आपको बताना चाहता हूँ, डाइजेस्टिव जूसेस सबसे पहले बनते हैं ओरल कैविटी में, फर्स्ट थिंग, एंड देन इट स्टार्ट फॉर्मिंग इन स्टमक. राइट. पर अगर हमारे यहाँ पे अगर प्रॉपर बाइट नहीं है, बाइट डिस्टर्ब है, ओरल कैविटी ये गिरनी है. इस गिरने में अगर सब दांतों का आपने देखा शेप अलग अलग होता है, इंसाइज का शेप अलग होता है, लैटरल का अलग होता है, कैनाइन का अलग होता है, मोलर्स का अलग होता है. क्यों होता है? बिकॉज हम कोई फूड चबाते हम तो उसका कटिंग का काम सम दांत करते हैं, उसको क्रशिंग का काम सम दांत करते हैं, ग्राइंडिंग का काम सम दांत करते हैं, ताकि यहाँ पे पूरा फूड ये पतला हो जाए और डाइजेस्टिव यहीं से फॉर्म होना शुरू होते. पर अगर अपने दांत कुछ मिसिंग है, बाइट प्रॉपर नहीं है, तो हम फूड को निगल लेते हैं. और जब फूड को निगल लेते हैं तो स्टमक को एक्सेस एनर्जी यूज करना पड़ता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, बिकॉज ओरल कैविटी में डाइजेस्टिव जूस बने नहीं, स्टमक को एक्सेस एनर्जी यूज करना पड़ता है और वो एनर्जी स्टमक लेता है बाकी ऑर्गन से. अगर ओरल कैविटी हेल्दी नहीं है तो इन अ मैटर ऑफ टाइम योर लीवर्स, योर किडनी, योर अदर ऑर्गन्स विल स्टार्ट बिकमिंग वीकर. आपको समझेगा नहीं, आप जाओगे अलग दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे और उनको पूछोगे यार मुझे प्रॉब्लम है, मैं तो सब कुछ हेल्दी रहता, मैं रोज रनिंग करता हूँ, मैं रोज जिम करता हूँ, फिर भी मुझे अनहेल्दी क्यों हो? बिकॉज आप प्रॉपर फूड को चबा नहीं रहे हो. आप ओबेज हो, आपको मोटे हो गए, आप जाते हो डाइटिशियन के पास जाते हो, आप जाते हो जिम जाते हो, आप योगा करते हो, ताकि यहाँ का पेट जो बना हुआ है, बढ़ गया है, इसको कम करने के लिए आप उनके पास जा रहे हो. बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे हेल्दी है ना तो आपका ओवरऑल स्टमक हेल्दी होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा. अगर डाइजेशन अच्छा है तो आपका बॉडी का हेल्थ अच्छा रहेगा. जिम जाने से पहले ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना ज़्यादा जरूरी है. ऑर्थोडोंटिस्ट, डेंटिस्ट, इनको मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? हम कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, पर हम सोच नहीं रहे कि अगर ये गिरनी जो है यहाँ पे अगर क्रशिंग प्रॉपर हो रहा है ना तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है. फूड जहाँ पे रिक्वायर्ड है विटामिन, जहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोटीन, उनको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है. और आपके लीवर, आपके इंटेस्टाइन, आपका स्टमक ये प्रॉपर वर्क करेगा ना तो फैट कन्वर्जन कम होगा. फैट कन्वर्जन कम होगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली फिट. सो वेरी बेसिक आंसर, द वे आई स्टार्टेड, ओरल कैविटी इज अ महाद्वार ऑफ हेल्थ एंड डिसीज. इसको ठीक रखो, यू आर फिट एंड फाइट फॉर 100 years. डॉक्टर मिलिंद, मैं लास्ट टाइम आपके क्लिनिक आई थी तो वहाँ पे मैंने उज्ज्वल फाउंडेशन का बोर्ड देखा था. Yes. और वहाँ पे आपका नाम भी था. तो आपके क्लिनिक का नाम तो 32 स्माइल्स है, तो क्या है ये उज्ज्वल फाउंडेशन जिस पे आपका भी नाम था, आप बताएंगे हमें? सो उज्ज्वल फाउंडेशन ही हमारा सोशल इनिशिएटिव. पहले बताना, उज्ज्वल मेरी मम्मी का नाम है. एंड द पर्पज़ ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ दैट कि जो सोशली अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं हो सकती, इनके लिए हम काम करते हैं. तो इसमें हम कुछ इनिशिएटिव, जैसे हमने पहले बताया क्लेफ्ट लिप पैलेट, जो पेशेंट गांव से दूर दूर से आते हैं, जिनको ट्रीटमेंट हम कम से कम 7-8 साल ट्रीटमेंट करते हैं. अगर हम नॉर्मल पेशेंट को चार्ज करें तो हम 1.5 से 2 लाख चार्ज करेंगे. पर ये पेशेंट्स भी हम ट्रीटमेंट जब करते हैं तो हम वी जस्ट चार्ज 500 रुपीज़ पर मंथ. सो ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट उनका पूरे 6-7 साल का 20 से 25 हज़ार रुपये नहीं जाता. अरे वाह. सो वेयर वी होल पर्पज इज टू गिव देम अ बेटर स्माइल, ताकि दे कैन स्माइल कॉन्फिडेंटली. सेकंड चीज़, जो अंडर प्रिविलेज जिनको येलो कार्ड धारक होते हैं, इनके लिए हम साल भर में अगर उनको डेंचर्स करने हैं तो उनको हम ऑलमोस्ट 11 से 12 डेंचर्स फ्री करते हैं उन पेशेंट में, जो जिनको ब्रेसेस करना है. बिकॉज वी फील दैट स्माइल इज़ अ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और एवरीबडी शुड हैव अ गुड स्माइल. नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द स्माइल. सो जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनको हम बहुत कंसेशनल कॉस्ट में ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो दे कैन स्माइल कॉन्फिडेंटली. हम हर थर्सडे, आपको बताना चाहता हूँ कि हर थर्सडे अंडर प्रिविलेज लोगों को हम एक्सट्रैक्शंस फ्री करते हैं. That's great.
डेंटल ट्रीटमेंट इज़ एन एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होती है. अगर आपको बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी है तो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो कॉस्ट, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट होती है. बट जिनको हम, जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये सब लोगों को हम कोशिश करते हैं कि हमारे थ्रू, उज्ज्वल फाउंडेशन के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर पाए. वी आल्सो रन अ डेंटल वैन, बिकॉज हर पेशेंट क्लिनिक पे नहीं आ सकता है. डेंटल वैन, यस, जिसमें डेंटल चेयर है. हमारी एक टीम है जो हर थर्सडे हम अंडर प्रिविलेज एरिया में जाती है. ब्लाइंड स्कूल्स है, वृद्धाश्रम है, या फिर कोई स्लम्स है, वहाँ पे जाके हम उनका हम फ्री चेकअप करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, टूथब्रश फ्री देते हैं, ब्रश फ्री देते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं ब्रशिंग कैसे करना चाहिए. बिकॉज ये बेसिक चीज़ अगर लोगों को समझ में आ जाए, ब्रश कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो दे कैन हैव बेटर डेंटल हेल्थ. प्लस कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हमको लगता है कि उनको सच में बहुत नीड है ट्रीटमेंट की, इनको हम नेक्स्ट डे जाके उनको हम वैन से वापस लेके आते हैं. कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बेसिक ट्रीटमेंट हम डेंटल चेयर के साथ वहीं पे करते, बट मेजर ट्रीटमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, तो उनको हम क्लिनिक पे लेके आते और उनको हम ट्रीट करते. सो थ्रू दैट वैन वी मेक श्योर दैट हम काफ़ी एरिया में पहुँचे, ताकि हम जिनको ज़रूरत है बट दे कैन नॉट अफोर्ड, वी ट्रीट देम. लवली वर्क. बहुत नोबल वर्क करे सर आप. यस, थैंक यू सो मच. Quick rapid fire round with you. Oh. So, shall we? Yes. दांत निकलने से आंखें कमजोर होती है? No, absolutely not. This is a misconception. There is no relation with teeth and eyes. There is no relation. Okay. विजडम टूथ का या अक्कल दाढ़ का, अक्कल से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है. नॉर्मली विजडम टूथ नॉर्मली आते हैं एट द एज ऑफ 18 to 21, 22, तभी हम थोड़े मैच्योर्ड हुए रहते हैं. तो लोग बोलते हैं अरे यार तेरा विजडम टूथ आ गया ना, तू मैच्योर्ड हो गया अभी. सो दैट्स वाई द नेम हैज़ बीन, इट्स जस्ट अ रिलेटिव नेम कि विजडम टूथ, बट इज नो वे रिलेटेड टू योर विजडम. सो डोंट वरी अबाउट इट. अब कल आपको विजडम टूथ निकालना पड़ता है बिकॉज दांत किड़ गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके अक्ल में फर्क नहीं अक्ल पड़ेगा. पे फर्क नहीं आएगा. दांतों के बीच गैप होने से बहुत पैसा मिलता है? तो मेरे भी है सर. अगर ऐसा होता था तो हर बंदा अपने दांतों में गैप्स बना लेता था और पैसा कमा लेता, उसको जॉब करने की या फिर कहीं कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं. हाँ, तो आपके पास दांतों की गैप मिटाने कोई नहीं आता फिर. एब्सोल्युटली. लास्ट क्वेश्चन, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में कोई नमक नहीं है. आई थिंक टूथपेस्ट इज जस्ट द व्हीकल. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू ब्रश. देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल, एवरी ब्रांड सेज दैट आवर टूथपेस्ट इज बेटर. वो सिर्फ झाग बनाता है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू ब्रश. सो नमक हो या नहीं हो, ब्रश कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ हेल्दी टीथ. थैंक सो यू. एज वी कंक्लूड, आप हमारे दर्शकों को कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना? सी आई विल लाइक टू से दैट कि अगर आपको लाइफ लॉन्ग डेंटिस्ट के पास नहीं जाना हो तो दो ही चीज़ें आपको करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मुझे कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज दैट ट्वाइस अ डे ब्रशिंग. हम क्या करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, रात में ब्रश करना भूल जाते नहीं हैं. हमको थोड़ा सा कंटाला आता है कि यार थक गए, कौन ब्रश करेगा, आलस करते हैं ज़्यादा. यस, कौन ब्रश करेगा. बट आई वांट टू से दैट नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर डे टाइम ब्रशिंग. बिकॉज दिन भर जो आपने खाया है वो प्लाक बना रहा है, और रात में ब्रश नहीं किया तो प्लाक टाटर बनेगा, बैक्टीरिया ऐड करेगा. आपको पता है, एक छोटे से प्लाक में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर, और बैक्टीरियाज वो प्लाक को खाते हैं, एसिड बनाते हैं और दांत में कैविटीज बनाते हैं. सो जस्ट ब्रशिंग एट नाइट इज गोइंग टू गिव यू हेल्दी टीथ एंड विच यू कैन हैव लाइफ लॉन्ग. सेकेंड थिंग इज दैट गागल व्हेन यू ईट एनीथिंग. आप कुछ भी खा रहे हो, आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, और बीच में कुछ स्नैकिंग कर दिया आपने, आपको गागल करना है. गागल करना है ताकि कुछ भी आपके मुंह में कुछ फूड पार्टिकल्स जमे हो वो निकल जाए, ताकि प्लाक कम से कम बन हो. दो ही चीज़ आप फॉलो करोगे ना, आई विल टेल 90% थ्रू आउट योर लाइफ यू डू नॉट हैव टू कम टू अ डेंटिस्ट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा किसी को. एब्सोल्युटली नॉट. एंड यू कैन सेव द मनी, बिकॉज मेन कंसर्न होता है कि यार डेंटिस्ट इज एक्सपेंसिव. दे आर एक्सपेंसिव ओनली व्हेन यू डू नॉट फॉलो दिस सिंपल बेसिक रूल्स. अदरवाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. यस, एब्सोल्युटली. आप खुद की चिंता करो तो फिर डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत नहीं है. प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर. यस, एब्सोल्युटली. डॉक्टर मिलिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए. थैंक यू सो हमने मच आज फॉर आपसे कॉलिंग. बहुत सारी बातें सीखी और उम्मीद है हमारे दर्शक भी इससे काफ़ी खुश हुए होंगे. जानेंगे दर्शक कमेंट्स में क्या लिखते हैं हमारे बारे में. आपका फिर से एक बात बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मुकेश एंड रश्मि. Thank you so much for being here. It was all pleasure and very valuable information.
थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट डॉक्टर मिलिंद दर्रा के साथ। इसमें हमने जाना कि हमारे दांतों की सेहत हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है, और समय रहते हमारे टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करना हमारी प्यारी सी मुस्कान के लिए और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कितनी ज़रूरी है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग। और हाँ, हमारा शो बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड।